सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो आज हम टॉप 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट के। ठीक है, ये आपके आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए क्लास बनाई गई है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, ध्वनि अथवा शोर की तीव्रता मापने के लिए एसआई इकाई क्या है। ठीक है, एसआई यूनिट जो है नॉइज़ का वो क्या है। साउंड इंटेंसिटी जो है वो जनरली हम लोग नापते हैं डेसिबल में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेसिबल। ठीक है, नॉर्मल अगर बात करें, नॉर्मल कंजर्वेशन में कितना रेंज होता है, 5 से 60 डेसिबल। ठीक है, और अगर बिजी ट्रैफिक की बात करी जाए तो 80 से 90 डेसिबल। और अगर जो पेनफुल होता है, ठीक है, दर्द पहुंचाता है कान को, तो वो होता है 120 डेसिबल से ऊपर, है ना। तो ये याद रखिएगा, ध्वनि अथवा शोर की जो तीव्रता मापने के लिए ऐसा ही इकाई है वो डेसिबल है। यहाँ पे हर्ट्स दी हुई है, हर्ट्स जो है वो फ्रीक्वेंसी की होती है, पास्कल प्रेशर की होती है, और वॉट जो है वो पावर की होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने की व्याख्या कौन सा सिद्धांत या नियम देता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ना, वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो वो काम करते हैं आपके पैस्कल लॉ पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैस्कल का नियम। बर्नौली प्रिंसिपल किस क्या है, ये इस पे एयरप्लेन्स काम करते हैं। ठीक है, एयरप्लेन से रिलेटेड है बर्नौलीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज की बात करें तो ये बॉयंसी से रिलेटेड है। ठीक है, बॉयंसी से रिलेटेड है। और न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन से रिलेटेड है ना। सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम से गर्म करता है। तो सूर्य जो है वो पृथ्वी को किस माध्यम से गर्म करता है, तो वो गर्म करता है आपके विकिरण से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकिरण यानी कि रेडिएशन। हीट जो है वो अर्थ पहुंचती कैसे है, रेडिएशन के थ्रू। क्यों? क्योंकि स्पेस जो है वहाँ पे वैक्यूम है, स्पेस जो है आपका वैक्यूम है। ठीक है, तो रेडिएशन के थ्रू ये अर्थ पहुंचती है। तो इसीलिए क्योंकि सन और अर्थ के बीच में कोई हवा है नहीं, इसलिए रेडिएशन ही एक मात्र पॉसिबल मोड है। और सूरज की जो एनर्जी है उसको अर्थ पहुंचने में कितनी देर लगती है, 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, ये टाइम भी याद रखिएगा। तापमान की एसआई इकाई क्या है। तापमान की अगर बात की जाए तो उसकी एसआई इकाई है केल्विन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केल्विन। ठीक है, पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित ओजोन परत किससे सुरक्षा प्रदान करती है। तो ओजोन लेयर जो है वो आपको किससे सुरक्षा प्रदान करती है, वो आपको प्रदान करती है पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेस से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पराबैंगनी रेस। ठीक है, जो यूवी बी और यूवी सी रेज आती है ना सूरज से, उनसे ये इसको इससे हमें बचाती है। ठीक है, ओजोन लेयर। लोकेशन की बात करें तो कहाँ पे सिचुएटेड है ये, आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में, है ना। स्ट्रेटोस्फेयर में है, धरती की सतह से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर होती है। और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। वाहनों के पीछे वाहनों में पीछे का यातायात देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अगर आप गाड़ी देखें, गाड़ी में जो रियर व्यू मिरर होते हैं ना, उसमें पीछे का जो रिफ्लेक्शन है वो देखने के लिए कौन सा टाइप का मिरर यूज़ करते हैं, वो हम करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉन्वेक्स मिरर। एक वाइल्ड फील्ड का व्यू देता है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा एरिया देख पाते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर में, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
मायोपिया अथवा शॉर्ट साइट से पीड़ित व्यक्ति को दृष्टि सुधारने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? मायोपिया में आप कौन से लेंस का उपयोग करोगे? तो उसमें आप यूज करते हो कॉनकेव लेंस। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया में पास के जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियर होते हैं, दूर के जो होते हैं वो ब्लर रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन जाती है, इसलिए हमें कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस का उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, मायोपिया में आप यूज करोगे कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स किस में यूज करोगे? हाइपर मेट्रोपिया में, हाइपर मेट्रोपिया में आप यूज करोगे कॉनकेव लेंस। ठीक है, बाइफोकल लेंस किस में यूज करोगे? प्रेस बायोपिया में। और बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस कब यूज करोगे? एस्टिग्मेटिज्म में, है ना। इन डिफेक्ट्स में ये लेंस यूज किए जाते हैं। आकाश को नीला रंग किस कारण से मिलता है? ठीक है, आकाश का जो नीला रंग है वो किस कारण से होता है? तो वो होता है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश की छोटी तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्ण। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इन द एटमॉस्फेयर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ब्लू लाइट जो होती है ना उसकी वेवलेंथ जो होती है वो रेड से छोटी होती है। ठीक है, तो इसी कारण जो रेलिग स्कैटरिंग का स्कैटरिंग के तहत, ठीक है, जो शॉर्टर वेवलेंथ की होती है ना लाइट वो ज़्यादा स्कैटर करती है एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण जो आपका आसमान है वो ब्लू यानी कि नीले रंग का दिखाई देता है। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो फाइबर ऑप्टिक केबल की अगर बात करें तो वो किस सिद्धांत पर काम कर रही है? वो काम कर रही है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? इंटरनेट, है ना, इंटरनेट हो गया आपका, केबल टीवी हो गया, या कम्युनिकेशन है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। डायनमो का उपयोग किस ऊर्जा परिवर्तन के लिए किया जाता है? डायनमो जो होता है वो ऊर्जा को परिवर्तित करता है, तो हमें बताना है कि कौन से ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो वो करता है आपके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है? ये काम करता है फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इस सिद्धांत पर काम करता है आपका डायनमो। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, सूर्य की ऊर्जा को अगर उत्पन्न हो रही है तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ना कि यानी कि नाभिकीय संलयन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और सूरज के अंदर टेम्परेचर कितना जाता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये टेम्परेचर रहता है सूरज के अंदर। हर्ट्स किसकी एसआई इकाई है? हर्ट्स जो है वो किसकी एसआई इकाई है? तो वो आपकी इकाई है आवृत्ति की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं उसको कहते हैं हम लोग आवृत्ति। ठीक है, काम कहाँ आता है? साउंड, रेडियो, ठीक है, उसके अलावा एसी, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इसका उपयोग आता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? 1/टाइम पीरियड। ठीक है, 1/टाइम पीरियड इसका फॉर्मूला है।
विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की अगर बात की जाए तो उसकी एसआई इकाई है ओम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओम। ठीक है, ओम फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, या फिर कह सकते हैं प्रतिरोध वोल्ट अपॉन एम्पियर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये आपका ओम्स लॉ है। ठीक है, ओम्स लॉ है। ठीक है, और प्रतिरोध नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है उसको कहते हैं हम लोग ओम मीटर। एक प्रकाश वर्ष किसका माप है? ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है वो किसका माप है? वो माप है आपका डिस्टेंस यानी कि दूरी का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरी। ठीक है, लाइट ट्रैवल किस स्पीड पे कर रही है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है? 1 लाइट ईयर होता है आपका 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, तारे और गैलेक्सी के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको नापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, लाइट ईयर टाइम नहीं, डिस्टेंस नापने के लिए यूज किया जाता है। समुद्र की गहराई नापने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करने वाले यंत्र कौन सा है? ठीक है, तो अगर ध्वनि नियंत्र ध्वनि तरंगों का उपयोग, समुद्री गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करने वाला यंत्र कौन सा है? तो अगर उस यंत्र की बात करें तो वो है आपका सोनार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनार। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करता है ये सोनार, जिससे जो ओशन का डेप्थ है उसको नाप सकते हैं। ठीक है, और जो मान लीजिए समुद्र में आप कोई सबमरीन है, आपको जानना है कि वो किस गहराई पे है, कहाँ पे है लोकेटेड, तो आप सोनार का इस्तेमाल करते हैं। हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर की अगर बात करें तो वो क्या मापता है? वो मापता है आपका सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है उसको मापता है। ह्यूमिडिटी क्या होता है? वो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो हवा में प्रेजेंट है। ठीक है, और उसको मापते कैसे हैं हम लोग? हाइग्रोमीटर से। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर नापना हो तो हम यूज करेंगे बैरोमीटर। ठीक है, बारिश अगर नापनी हो, वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर। रेनफॉल यानी कि वर्षा अगर नापनी हो तो रेन गॉज, है ना। और विंड स्पीड अगर नापनी हो तो एनएमओ मीटर ना, इसका इस्तेमाल होता है। डैश एक सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि इनमें से कौन सी नहीं है? तो अगर सदिश राशि की बात करें तो वो कौन सी नहीं है? वो है आपकी स्पीड यानी कि चाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाल। ठीक है, सदिश राशि की बात करें तो वेलोसिटी हो जाती है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है और मोमेंटम है। ये सारी आपकी सदिश राशि होती हैं। स्केलर की अगर बात करें तो स्केलर में एक तो आपका आ जाता है स्पीड, डिस्टेंस, ठीक है, टाइम और एनर्जी। ये सारी आपकी स्केलर यूनिट्स हैं, है ना। वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में डायरेक्शन भी आ जाता है, इसलिए इसको वेक्टर यानी कि सादिश राशि कहा जाता है। 10 किलो द्रव्यमान का के पिंड पर 20 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें बताना है एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, फोर्स इक्वल टू एम ए। ठीक है, फोर्स इक्वल टू एम ए। तो हमें यहाँ पे निकालना है, फोर्स हमें पता है, मास हमें पता है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो सिंपल सा है, ए इक्वल टू फोर्स अपॉन एम यानी कि 20/10। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 किलो द्रव्यमान का एक पिंड किसी बल के प्रभाव में 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड तक त्वरित हो गया। इस बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें परिमाण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए स्पीड कहाँ से गई? 10 से 20 हो गई 5 सेकंड के अंदर। तो आपका एक्सेलरेशन कैसे आ जाएगा? 20 - 10/5 यानी कि 10/5 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है। और वही सेकेंड लॉ, फोर्स इक्वल टू ma। तो फोर्स हमें निकालनी है, मास हमें पता है 3 किलो है, एक्सेलरेशन आ गया 2, तो हो जाएगा 6 न्यूटन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर के त्वरण के कारण किसी पिंड का वेग एक निश्चित समय में 15 मीटर/सेकंड से बढ़कर 20 मीटर/सेकंड हो जाता है। उस अवधि में पिंड का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो पिंड का हमें बताना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, ठीक है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए इक्वेशन कौन सी आएगी? इक्वेशन आपकी आएगी v² = u² + 2as, है ना, 2as। s तो है हमारा डिस्टेंस, देखिए कितना करा। एक्सेलरेशन निकालना है, दिया हुआ है 1, ठीक है। v² फाइनल कितनी थी 20, तो हमारा हो जाएगा 20 का स्क्वायर इक्वल टू u इनिशियल कितनी थी 15, ठीक है, 15 का स्क्वायर +2 एक्सेलरेशन a और s, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400 - 225 = 2s। तो s हो जाएगा 175/2 87.5। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 87.5। यदि 5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 750 न्यूटन का प्रणोद थ्रस्ट लगाया जाए तो दाब ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर डिफाइन कैसे होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पर कितनी फोर्स एक्ट करी है ना, वो होता है आपका प्रेशर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताया है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 750 / 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर, तो 750/5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 150। तो आंसर हो जाएगा 150 पास्कल, ठीक है। ध्यान रखिएगा पास्कल होता है ऐसा यूनिट दाब का। और प्रेशर में और एरिया में जो है इन्वर्स रिलेशन होता है, प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया कम होता जाएगा, ये भी याद रखिएगा। एक सामान्य वयस्क मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रेय सीमा क्या है? तो अगर ऑडिबल रेंज पूछी जाए कि एक एवरेज ह्यूमन कितना सुन सकता है, अडल्ट ह्यूमन, ठीक है, तो वो क्या है? तो वो है हमारी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज, है ना। अगर 20 हर्ट्ज से कम हो जाती है तो वो हो जाती है इंफ्रासोनिक, है ना, वो ध्वनि जो होती है वो इंफ्रासोनिक कहलाती है। और अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाती है तो उसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक, उसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल कौन करता है? बैट्स यानी कि चमगादड़ और डॉल्फिन जो होते हैं ना, वो इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासोनिक का। और इंफ्रासोनिक की अगर बात करें तो हाथी जो होते हैं ना, वो कम्युनिकेट करते हैं आपके इंफ्रासोनिक ध्वनि पे। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो इनमें से किस में अगर बात करें ध्वनि की गति की, वो सबसे ज़्यादा होगी, तो वो आपकी होगी स्टील में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टील, ठीक है। आपको पता है ध्वनि को एक मटेरियल या मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। और अगर बात करें तो सबसे तेज जो होती है वो होती है सॉलिड में, फिर आती है आपकी लिक्विड में, फिर आती है आपकी गैस में, है ना, ठीक है। अगर स्टील की बात करें तो इसमें होती है लगभग 5,000 से 6,000 मीटर/सेकंड। वैक्यूम में, क्योंकि मैंने बताया इसको मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, तो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती ध्वनि। पानी में कितनी होती है? 1500 मीटर/सेकंड। और अगर हवा की बात करें तो 343 मीटर/सेकंड। 250 मीटर/सेकंड की गति से चल रही
थी तथा 2 मीटर तरंग दैर्घ्य वाली ध्वनि तरंग का आवर्त काल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक साउंड वेव है, वेवलेंथ है 2 मीटर, ट्रैवल कर रही है 250 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे। तो हमें बताना है कि टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, तो टाइम पीरियड ज्ञात करना है। तो टाइम पीरियड की अगर बात करें, तो पहले फ्रीक्वेंसी ट्रैवल करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 250/2 यानी कि 125। ठीक है, ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड ज्ञात करना है तो 1/फ्रीक्वेंसी 1/125 जो आता है 0.08008 सेकेंड। ठीक है, 0.008 सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 0.008 सेकेंड। किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमानों के संख्यात्मक मान समान हो जाते हैं? तो कौन से टेम्परेचर पर आपके सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर समान हो जाते हैं? तो वो हो जाते हैं आपके -40 डिग्री पर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -40 डिग्री पर। -40 डिग्री सेल्सियस होता है बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। इकलौता ऐसा पॉइंट है, टेम्परेचर है, जहाँ पे दोनों स्केल जो है बराबर हो जाते हैं, और इसको हम कहते हैं मीटिंग पॉइंट। मीटिंग पॉइंट नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित धातुओं में से किसकी ऊष्मीय विद्युत चालकता सर्वाधिक है? ठीक है, तो इन मेटल में से किसकी थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है? तो अगर बात करें ऊष्मीय और विद्युत चालकता की, तो सबसे ज़्यादा होती है सिल्वर की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिल्वर। सिल्वर फर्स्ट पे है। ठीक है, सेकंड पे है आपका कॉपर, फिर उसके बाद तीसरे पे होता है आपका गोल्ड, है ना, चौथे पे आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम, और पांचवे पे हो जाएगा आयरन। ठीक है, ये होता है ऑर्डर। इसमें बेस्ट से वर्स्ट कंडक्टर की रैंकिंग होती है। अब बात यहाँ पे आती है, देखिए मैंने बताया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना, सॉरी, हाँ, विद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिल्वर की सबसे ज़्यादा होती है। फिर भी जो तार है हम लोग किसकी बनाते हैं? कॉपर की। क्यों? क्योंकि कॉपर होता है सस्ता। ठीक है, सिल्वर जो चांदी है महंगी, इसलिए जो है हम तांबे का इस्तेमाल करते हैं। स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? ठीक है, तो वास्तविक गहराई जितनी होती है ना उससे कम दिखता है, उस कम गहरा दिखाई देता है स्विमिंग पूल। ये किसका कारण है? तो ये कारण है आपका रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो जो बॉटम से आ रही है ना, सतह से आ रही है, वो ऊपर आते आते जो जो नॉर्मल है ना उससे बेंड हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही वो पानी से हवा में जाती है ना तो वो बेंड हो जाती है, जिसके कारण जो बॉटम है ना वो ऊपर उठा हुआ दिखाता है। ठीक है, जिसके कारण हमें लगता है जो असल में गहराई है ना उससे कम दिखाई देता है। तो अगर आप सिक्के को भी डालेंगे ना पानी में तो वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और पेंसिल को अगर डालोगे तो पेंसिल बेंड हुई दिखाई देगी। तारों का टिमटिमाना मुख्यतः किस घटना के कारण होता है? तो तारों का जो टिमटिमाना है वो किस कारण होता है? तो वो आपका कारण होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना उसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं। ठीक है, अब लेयर्स की जो डेंसिटी है वो भी अलग अलग है, इसलिए जो लाइट आ रही है ना सितारों से तो वो बार बार आपकी रिफ्रैक्ट होती है, यानी अपवर्तन होती है, जिसके कारण
ब्राइटनेस में भी चेंज है और आपको ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। कौन सा एक सुरक्षा उपकरण है जो धारा को सीमित करता है तथा विद्युत परिपथों को क्षति और संभावित आग से बचाता है? तो ये क्या है? तो ये कौन सा डिवाइस है? तो इसको हम कहते हैं फ्यूज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्यूज। ठीक है, फ्यूज में एक थिन वायर होती है, पतली सी वायर होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जैसे ही एक्सेसिव करंट यहाँ से फ्लो करेगा, वायर मेल्ट हो जाती है, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जिसके कारण जो अप्लायंसेज है ना वो बच जाते हैं। ठीक है, और आजकल जो घर हैं, ठीक है, उनमें MCBs यूज़ होती हैं फ्यूज़ की जगह पे। ठीक है, घरों में MCBs लग जाते हैं फ्यूज़ की जगह। और फ्यूज़ बनता किससे? अलॉय ऑफ टिन और लेड। ठीक है, इनके अलॉय से बनता है। यदि आप विद्युत अवयव अवयव पर 12 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 0.4 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उसका प्रतिरोध कितना है? ठीक है, तो हमें प्रतिरोध बताना है। वोल्टेज हमें दिया हुआ है, करंट हमें दिया हुआ है, हमें बताना है कितना उसमें रेजिस्टेंस है, यानी कि प्रतिरोध है। तो रेजिस्टेंस की फुल फॉर्मूला सिंपल सा है, वोल्टेज अपॉन एम्पियर 12.0.4 जो आ जाता है 30 ओम के बराबर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 ओम। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? ठीक है, जो AC करंट को DC करंट में चेंज करता है उसको क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका रेक्टिफायर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेक्टिफायर। ठीक है, ये करता है AC को DC में चेंज। और मान लीजिए आपका दिष्ट धारा है, उसको प्रत्यावर्ती धारा में चेंज करना है, तो वो कौन करेगा? वो करेगा आपका इन्वर्टर। ठीक है, वो काम करता है आपका इन्वर्टर। और मान लीजिए प्रत्यावर्ती धारा की जो वोल्टेज है उसको चेंज करना है, तो उसमें काम आता है आपका ट्रांसफार्मर, है ना। और जनरेटर का काम क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। ज्योति तीव्रता यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी मापने के लिए SI इकाई क्या है? तो SI इकाई की अगर बात करें तो वो कौन सी है? वो है आपकी लुमिनस, सॉरी, लुमिनस के तो हमें बतानी है, कैंडेला। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंडेला। दाब की SI इकाई क्या है? ठीक है, प्रेशर की SI इकाई क्या है? तो प्रेशर की जो इकाई है उसको हम कहते हैं पास्कल। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, पास्कल। किसके ऊपर रखा है? ब्लेस पास्कल के ऊपर ये नाम रखा गया। वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने वाले उपकरण का नाम बताइए। ठीक है, वाहन जो है वो कितनी दूरी नापता है, उसको हम जिस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं ओडोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर आपका स्पीड नापने के काम आ जाता है। एमीमीटर आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको नापने के काम आ जाता है। और टेकोमीटर जो है आपका किसी का RPM नापने के काम आ जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो आपका बनाया गया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो दिया गया था आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी 1905 में, फिर एक दी थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 में ना। और इसके लिए आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला था, पर वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण नहीं था, वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाने के लिए। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाने के लिए इनको जो है
ये प्राइस मिला था। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक बहुत फेमस इक्वेशन भी है, E इज इक्वल टू mc²। दूध को मथने पर उसमें से मलाई किस कारण अलग हो जाती है? ठीक है, तो दूध को अगर आप मथते हो तो उसमें से मलाई अलग हो जाती है, वो कारण क्या होता है? तो वो आपका कारण होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अपकेंद्रीय बल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपकेंद्रीय बल। जब आप उसको जो मथते हो दूध को बहुत जल्दी जल्दी, तो जो भारी पोर्शन होता है ना, वो बाहर निकल जाता है, और जो लाइटर है क्रीम जो है वो सेपरेट हो जाती है। ठीक है, एक पिंड 4 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर सेकंड पर सेकंड तक त्वरित होता है, उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसका हमें एक्सेलरेशन बताना है। सिंपल सा है, 20 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल है 10, डिवाइड कर दो 4 से, 10/4 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ठीक है, तो किलोवाट पर आवर जो है किसकी इकाई है? वो आपकी इकाई है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्जा। आपके बिजली के जो बिल आते हैं वो किलोवाट पर आवर में ही नापे जाते हैं। यदि 60 किलो द्रव्यमान के पिंड को 12 मीटर ऊपर उठाया जाए तो प्राप्त क्षितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड हमें लेके चलना है। तो हमें जो है यहाँ पर क्षितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्षितिज ऊर्जा क्या है? 60 वेट, ठीक है, mgh होता है फॉर्मूला। ठीक है, मास हो जाएगा हमारा 60, जी की वैल्यू दी हुई है 10, और हाइट हो गया 12, 7200 जूल्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो हॉर्स पावर जो है पावर का एक यूनिट है, उसमें आ जाते हैं आपके 746 वॉट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 746 वॉट। और पावर की अगर एसआई यूनिट की बात करें तो वो वॉट होती है, जिसका नाम रखा है हमने जेम्स वॉट के ऊपर। पानी की सतह पर क्षैतिज रूप से रखी गई ठोस सुई किस कारण तैरती है? ठीक है, तो अगर एक सॉलिड नीडल है उसको आप हॉरिजॉन्टली रख दोगे ना सरफेस पे पानी की, तो वो फ्लोट करती है। वो किस कारण है? तो वो है आपका कारण जल के पृष्ठ तनाव का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल के पृष्ठ तनाव का। ठीक है, अगर बात करें जो स्टील की जो नीडल होती है ना, वो डेंस है, ठीक है, पानी से, तो इसलिए नॉर्मली तो उसको डूबना चाहिए। पर अगर उसको आप धीरे से रखोगे, है ना, तो जो सरफेस टेंशन है ना पानी का, उसके आसपास एक इलास्टिक फिल्म बना देता है, जिसके कारण ये तैरती हुई नज़र आती है ना, तो वो तैरती हुई नज़र आती है। तो वो कारण क्या होता है? वो होता है जल के पृष्ठ तनाव का। ये इस कारण सरफेस टेंशन के कारण ये तैरती है। सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है? ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी है? तो वो है आपकी गामा किरणें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरणें। ठीक है, सबसे कम किस में होती है? रेडियो में। ठीक है, सबसे कम होती है रेडियो में, और सबसे ज़्यादा होती है आपकी गामा में। चमगादड़ बाधाओं को का पता लगा लेते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं क्या? ठीक है, तो कौन सी तरंगों का इस्तेमाल करते हैं चमगादड़? तो वो यूज़ करते हैं आपकी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, यानी कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगे।
पराश्रवित ध्वनि तरंगे, ये होती हैं 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि तरंगे। ठीक है, इसके अलावा चमगादड़ के अलावा डॉल्फिन हो गई, वो भी जो है यूज़ करती हैं, और व्हेल मछली होती है वो भी इसका इस्तेमाल करती हैं। किसी संकेत के तरंग रूप अथवा कंपित तार के नियमों का अध्ययन किस उपकरण द्वारा किया जा सकता है? ठीक है, तो हमें बताना है ये उपकरण कौन सा है। तो ये उपकरण है आपका सोनोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनोमीटर जो है रिलेशन बताता है आपका फ्रीक्वेंसी, लेंथ, टेंशन और मास पर यूनिट का, यूनिट लेंथ। ठीक है, इसका जो है सोनोमीटर रिलेशन बताता है। एक जहाज का सोनार 1500 मीटर पर सेकंड की गति से ध्वनि तरंगे भेजता है। ये तरंगे 5 सेकंड में समुद्र तल से परावर्तित होकर वापस आती हैं। समुद्र की गहराई ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है समुद्र की गहराई क्या है। तो समुद्र की गहराई निकालने के लिए सिंपल सा है, 1500। ठीक है, डेप्थ निकालनी है हमें, स्पीड इनटू टाइम डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, 1500 इंटू 5 7,500 अपॉन 2 3,750। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डिवाइड बाय 2 क्यों करा? क्योंकि जो ध्वनि है, साउंड है, वो पहले ओशन के फ्लोर से ऊपर तक गया, फिर वापस टकरा के वापस आया। ठीक है, तो इसलिए डिवाइड बाय 2 करा। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का जो रंग है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है आपके टेम्परेचर पे, तापमान पर जो है वो डिपेंड करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तापमान। निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक है? ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक किसका है? हमारे ऑप्शन है कांच, तांबा, सीसा और जल। ठीक है, तो इनमें से कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो है वो है पानी का, यानी कि जल का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का खराब चालक है? ठीक है, ऊष्मा का खराब चालक यानी कि अच्छा कुचालक है, इनमें से कौन सा है? तो अगर बात करें सबसे बैड थर्मल कंडक्टर की, तो वो है आपका ग्लास यानी कि कांच। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांच। देखिए, ये बहुत खराब चालक है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम तो बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। कांच हो गया, लकड़ी हो गई, है ना, प्लास्टिक है, रबड़ है, ये सारे खराब चालक हैं। केंद्र में वृत्ताकार छेद वाली धातु की प्लेट को गर्म किया जाता है, छेद का क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा? तो अगर छेद के क्षेत्रफल की बात करें तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों? गर्म करने पर मेटल का हर पार्ट जो है वो एक्सपैंड करता है, यूनिफॉर्मली होता है। ठीक है, हर जगह सेम ही होता है, तो इसीलिए जो ऑब्वियस ही बात है कि अगर सारा एक्सपैंड हो रहा है तो जो होल है वो भी एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ जाएगा। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा किसके रूप में नापी जाती है? ठीक है, तो कैसे नापते हैं? तो ये हम नापते हैं ह्यूमिडिटी जो होती है, यानी कि कितना मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में, उसको हम नापते हैं हाइग्रोमीटर से। ठीक है, याद रखिएगा इंस्ट्रूमेंट हाइग्रोमीटर, है ना। और
अमाउंट ऑफ वाटर वेपर मॉइस्चर इन एयर कैसे मेजर होता है, वो होता है अब आर्द्रता से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्द्रता। डॉक्टर आंख, कान, नाक, गला तथा दांतों की जांच के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अगर इन पार्ट्स की अगर बात करें तो इनको अगर चेक करने के लिए जो कांच यूज होता है वो होता है आपका अवतल दर्पण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल मैग्नीफाइड इमेज बनाता है किसी भी पार्ट की। इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश डैश। ठीक है, तो कब बनता है इंद्रधनुष? तो अगर इंद्रधनुष की बात करें तो वो कब बनता है? वो बनता है जब वायुमंडल में लटकी वर्षा की बूंदों पर आपतित होकर अपरिवर्तन तथा आंतरिक परावर्तन के बाद वर्ण विपेक्षित हो जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य का प्रकाश के सूर्य का प्रकाश है जब वो बारिश होती है उसके बाद बादलों पर जो बूंदें लटक जाती है ना, उन पे सूर्य का जो प्रकाश है वो टकराता है और उसके बाद जो डिस्पर्शन होता है और जो रिफ्रैक्शन होता है ना, उसके कारण ये जो है रेनबो बनता है। तीनों चीज़ें होती है इसमें, रिफ्रैक्शन भी हो जाता है, इंटरनल रिफ्रैक्शन भी हो जाता है और डिस्पर्शन भी हो जाता है। ठीक है, और कलर ऑर्डर क्या है? विब ग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और उसकी दिशा बदल जाती है तो यह घटना क्या कहलाती है? तो इस घटना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, जब जो स्विमिंग पूल है, ठीक है, उसका बॉटम से जब लाइट ऊपर आती है तो एक माध्यम पानी से हवा में जा रही है, माध्यम बदल रहा है, उसकी दिशा भी बदल जाती है, जिसके कारण जो सतह है हमें वो ऊपर दिखाई देती है और वो होती है अपरिवर्तन। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपरिवर्तन का कारण। रिफ्लेक्शन तो होता है अगर मान लीजिए हवा से हवा में लाइट जाए तो उसको कहते हैं परावर्तन। अपरावर्तन होता है जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाए, जैसे पानी से हवा में जा रही है। ठीक है, हमें बताना है, इस सवाल में हमें बताना है कि कार्य कितना कड़ा है। ठीक है, तो कार्य हमें बताना है, चार्ज हमें दिया हुआ है 24, वोल्टेज हमें बताया हुआ है 6, हमें बताना है कि कार्य किया कितना है। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, कार्य का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू वी, यानी कि चार्ज इनटू वोल्टेज। तो चार्ज है हमारा 24, 6 है हमारा वोल्टेज, तो कार्य हमारा हो जाएगा 144 जूल्स। 12 ओम और 24 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो तुल्य प्रतिरोध की अगर बात करें, ठीक है, हमने समांतर जोड़ा है, ठीक है, तो समांतर निकालने के लिए ये हो जाता 1/12 प्लस 1/24। ठीक है, तो हो जाएगा 2 + 1/24, 3/24, 8। ठीक है, तो हो जाएगा 8 ओम। 8 ओम हो जाएगा हमारा आंसर। 900 ओम प्रतिरोध वाले हीटिंग एलिमेंट में 0.3 एम्पियर की धारा 10 सेकेंड में प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है ऊष्मा क्या रहेगी, है ना? ठीक है, तो उसमें हीट जनरेट कितनी हो रही है वो हमें बताना है। तो जूल्स लॉ जो होता है, जूल्स लॉ क्या कहता है? हीट इक्वल टू I² RT। ठीक है, आई क्या हो जाएगा आपका? करंट कितना गया? 0.3 एम्पियर का स्क्वायर इनटू प्रतिरोध कितना है? प्रतिरोध है आपका 900,
और टाइम है आपका 10 सेकेंड। तो अगर ये कैलकुलेट करोगे 0.09 इंटू 900 इंटू 10, तो ये आपका आ जाएगा 810 जूल्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 810 जूल्स। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि ऊर्जा यानी कि साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करने वाले डिवाइस को हम लोग कहते हैं माइक्रोफोन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोफोन। ठीक है। और इसके विपरीत अगर बात करें, जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदले, तो उसको हम कहते हैं लाउड स्पीकर। लेंस की क्षमता की एसआई इकाई क्या है? तो अगर एसआई इकाई बात लेंस की अगर एसआई इकाई की बात करें तो वो कौन सी है? तो वो आपकी होती है डायोप्टर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायोप्टर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के अगर मात्रक की बात करें तो वो हमारा होता है टेस्ला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेस्ला। निकोला टेस्ला पे ये नाम रखा गया है, टेस्ला। ठीक है, याद रखिएगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? अगर विद्युत धारा की एसआई इकाई की बात करें हम लोग, तो वो होता है हमारा एम्पियर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्पियर। ठीक है। और किस साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है? एंद्रे मैरी एम्पियर। ऊष्मा ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो अगर ऊष्मा ऊर्जा की बात करें हम लोग, तो उसकी इकाई एसआई इकाई क्या हो जाती है? तो उसकी एसआई इकाई हो जाती है आपकी जूल्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जूल। ईंधन के ऊष्मीय मान की इकाई किस रूप में व्यक्त की जाती है? तो ईंधन की अगर ऊष्मीय मान की अगर बात करें तो इसकी इकाई हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किलो जूल पर केजी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किलो जूल पर केजी। ठीक है। होता क्या है, ऊष्मीयमान होता क्या है? ठीक है, तो यह होता है एक अमाउंट ऑफ हीट। जब हम 1 किलो फ्यूल को पूरा जला देंगे ना, तो जितनी हीट प्रोड्यूस होती है ना, उसको कहते हैं हम लोग ऊष्मीय मान। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किलो जूल पर केजी। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रोजन की। ठीक है, हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान होता है। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? त्वरण की अगर बात करें एसआई इकाई क्या हो जाती है? तो वो हो जाती है आपकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लैम्बार्ड का नियम किससे संबंधित है? लैम्बार्ड के अगर नियम की बात करें तो वो किस चीज़ से संबंधित है? तो वो आपका संबंधित है इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीप्ति पे। प्रदीप्ति पर से संबंधित है आपका लैम्बर्ट्स लॉ। कहता क्या है ये? किसी भी लाइट की, ठीक है, प्रदीप्ति कितनी होगी, वो डिपेंड करेगा कि वो सतह पर किस कोसाइन एंगल में गिर रही है। ठीक है, किस एंगल पर पड़ रही है ना, उसका कोसाइन एंगल क्या है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा प्रदीप्ति। सबसे ज़्यादा कब होगी? 90 डिग्री पर। ठीक है, और सबसे कम कब होगी? 0 डिग्री पर। ठीक है, 90 पर सबसे ज़्यादा होती है, 0 पर सबसे कम होती है। सापेक्ष धनत्व की इकाई क्या है? सापेक्ष धनत्व की अगर बात करें, उसकी इकाई की बात करें तो उसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी। अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो किस उपकरण का उपयोग कर कर आप अब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व हीट को मेजर कर सकते हैं? तो वो हम कर सकते हैं कैलोरी मीटर के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलोरी मीटर। ठीक है, थर्मोमीटर तो आपका टेम्परेचर नापने के काम आ जाता है, हाइग्रोमीटर आपका ह्यूमिडिटी नापने का काम आ जाता है, और बैरोमीटर आपका प्रेशर नापने का काम आ जाता है।
पवन के बल, वेग और गति को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो प्रयुक्त उपकरण की बात करें जो स्पीड ऑफ विंड नापेगा तो वो हो जाता है आपका एनीमोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनीमोमीटर। भूकंप की तीव्रता नापने के वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो भूकंप का जो तीव्रता नापता है ना, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं सेस्मोग्राफ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेस्मोग्राफ। कौन डैश का विमीय सूत्र आवेग के विमीय सूत्र के समान है? ठीक है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डैश इज सेम एज दैट ऑफ द फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। तो किसका है ये? तो ये होता है आपका मोमेंटम का। तो आंसर हो जाएगा हमारा संवेग। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेग। ठीक है, संवेग और इम्पल्स आवेग दोनों का जो है विमीय सूत्र सेम होता है। अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करने के लिए क्रिकेट की गेंद को किस कोण पर मारा जाना चाहिए? ठीक है, तो कौन से एंगल पर मारे बॉल को, क्रिकेट बॉल को, ताकि वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करे? तो उसके लिए आप सबसे अच्छा है उसको मारिए 45 डिग्री पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 45 डिग्री सेल्सियस। 8 किलो द्रव्यमान का एक पिंड 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, उसका संवेग ज्ञात कीजिए। तो उसका संवेग हमें ज्ञात करना है, तो वो क्या हो जाएगा? तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल है, मास इनटू वेलोसिटी। मास है 8, 4 32 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट ही किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। रॉकेट की गति के मामले में कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो अगर रॉकेट की गति की अगर बात करें तो कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है यहाँ पे? तो वो होता है आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। जब कोई कार अचानक विराम अवस्था से चलना शुरू होती है तो अंदर बैठे हुए लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह घटना किसका उदाहरण है? तो ये घटना जो है आपकी उदाहरण है न्यूटन के प्रथम नियम की। ठीक है, न्यूटन का जो प्रथम गति का प्रथम नियम है ना, उसका उदाहरण है ये इवेंट। ठीक है, जब चलती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि? ठीक है, तो ये लोग अचानक आगे की ओर झुक जाते हैं क्यों? क्योंकि गति का जड़त्व होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनर्शिया ऑफ मोशन। वही फर्स्ट लॉ है ना, जैसे चालू होती है पैसेंजर पीछे की ओर झुक जाते हैं ना, वैसे ही बस जब रुकती है आगे, कार जब रुकती है तो आगे की तरफ झुकेंगे। ठीक है, तो ये गति के जड़त्व का एग्जाम्पल है। न्यूटन का प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जड़त्व के नियम। परिमाणत रूप से किसी वस्तु के जड़त्व को किसके द्वारा मापा जाता है? ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको कैसे नापते हैं? तो उसको हम नापते हैं द्रव्यमान से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान। द्रव्यमान अगर ज़्यादा होगा तो इनर्शिया, ठीक है, यानी कि जड़त्व ज़्यादा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे सोचिए कि एक ट्रक है और एक साइकिल है, इसको रोकना ज़्यादा मुश्किल है ट्रक को, क्यों? क्योंकि उसका जो मास है, द्रव्यमान है, वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है। वहीं एक साइकिल है, हल्की सी है, तो द्रव्यमान कम है, इसलिए इनर्शिया भी कम होगा। 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 8
किलोग्राम द्रव्यमान वाली बंदूक से 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चलाई जाती है। बंदूक का प्रतिक्षेप वेग ज्ञात कीजिए। तो बंदूक का हमें रिकॉइल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो बुलेट का मास है 10 ग्राम यानी कि 0.01 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल होगा, है ना। मोमेंटम सेम रहेगा, कैलकुलेट करें तो 0.01, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड, 8 इंटू वेलोसिटी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर और आफ्टर का सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो गई 0.4/8 यानी कि 0.05 मीटर पर सेकेंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.05 मीटर पर सेकेंड। वेग समय ग्राफ का ढाल किसे दर्शाता है? ठीक है, तो ढाल यानी कि स्लोप जो है वो किसको दर्शाता है? वो आपके दर्शाता है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्वरण। रेलवे पटरियों की को मोड़ों पर ऊंचा बनाया जाता है ताकि रेलवे ट्रैक जो हैं उनको कर्व्स पर ऊंचा बनाया जाता है, क्योंकि ताकि जो ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स है ना वो ऑब्टेन कर सके। ठीक है, ट्रेन के बाहर के क्षैतिज अवयव से आवश्यक अम्ब केंद्रीय बल प्राप्त हो सके, इसलिए इसको जो है ऊंचा उठाया जाता है, बनाया जाता है। सीधी रेखा में किसी वस्तु की डैश गति के दौरान उसका वेग समय के साथ स्थिर रहता है। ठीक है, तो कौन से मोशन में इसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहता है विद टाइम? तो ये आपका होता है यूनिफॉर्म मोशन में। तो आंसर हो जाएगा एक समान मोशन, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होता है यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, वेलोसिटी कैल सेम रहेगी, एक्सेलरेशन कम रहेगा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका कांस्टेंट रहता है। जब कोई वस्तु समांतरालों के में समान दूरी तय करती है तो वह कौन सी चाल से चलती है? इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहे हैं, तो उसको मैंने अभी बताया, वो चल रही है आपकी एक समान स्पीड पर, है ना, एक समान चाल उसकी चल रही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक समान यानी कि यूनिफॉर्म। स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड की गति डैश त्वरित गति का उदाहरण है। ठीक है, तो किसका उदाहरण है? आपकी फ्री फॉलिंग बॉडी जो होती है ना वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? उसके जो एक्सलेटेड मोशन होता है ना वो किसका है? वो आपका है समान रूप से। ठीक है, समान रूप से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। सीधी रेखा में किसी वस्तु को की एक समान गति के दौरान डैश समय के साथ स्थिर रहता है। यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में क्या कांस्टेंट रहता है समय के साथ? तो वो आपका रहता है वेलोसिटी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेग ना। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट डायरेक्शन, तो इसलिए वेलोसिटी भी जो है वो सेम रहती है। एक्सेलरेशन ध्यान रखिएगा हो जाता है इसमें 0। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगाए गए धक्का या खींच को क्या कहते हैं? ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आप धक्का लगा रहे हैं या उसको खींच रहे हैं ना तो उसको हम लोग कहते हैं फोर्स यानी कि बल, और इसका ऐसा यूनिट हो जाता है न्यूटन। एक पिंड प्रारंभ में 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, उस पर 5 सेकंड तक 2 मीटर पर सेकंड का त्वरण कार्य करता है। इन
5 सेकंड में पिंड का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो पिंड के अगर विस्थापन की अगर बात करें तो वो क्या रहेगा? वो हमारा रहेगा 75 मीटर। ठीक है, उड़ते हुए हवाई जहाज या जेट में डैश होती है, तो क्या होती है उसमें? तो उसमें दोनों होती हैं, क्षितिज तथा गतिज ऊर्जा दोनों ही होती है इसमें। ठीक है, ठीक है। काइनेटिक तो हो जाती है क्योंकि वो मोशन में है, और हाइट पर है तो पोटेंशियल हो जाती है। ठीक है, क्षितिज हाइट के कारण आ जाती है, और गतिज जो है वो मोशन के कारण हो जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षितिज तथा गतिज दोनों ऊर्जा होती है। घड़ी की कसी हुई स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है। तो घड़ी की स्प्रिंग जो होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें आपकी होती है क्षितिज ऊर्जा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। किसी पिंड द्वारा उसकी गति के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? ठीक है, गति के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। 10 किलो द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर पर सेकंड के वेग की गतिमान है, तो उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो उसकी गतिज ऊर्जा को हमें ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा? सॉरी, चलिए, काइनेटिक एनर्जी हमें ज्ञात करनी है, गतिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो 1/2, मास कितना है 10, वेलोसिटी है 5, इसका स्क्वायर, तो 5 × 25 यानी कि 125 जूल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 125 जूल। गुरुत्वाकर्षण बल या किसी वस्तु का भार किस स्थान पर अधिकतम होता है? तो कहाँ पर अधिकतम होता है गुरुत्वाकर्षण बल? तो वो सबसे अधिक होता है आपके ध्रुव पर, यानी कि पोल्स पर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोल्स। ठीक है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को किसी भवन की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? तो अगर बात करें अलग अलग मास के दो पत्थर आप एक बिल्डिंग से अगर उछाल देते हो ना, तो होगा क्या? होगा ये कि जो पत्थर हैं दोनों, वो एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों पत्थर एक ही समय पर ज़मीन पर पहुंचेंगे। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वजनित त्वरण जी है, तो उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वजनित त्वरण कितना होगा जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के बराबर है तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दुगना है? ठीक है,
ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ अर्थ पे जी है, तो ऐसे प्लैनेट का बताना है जिसका मास सेम है अर्थ से और रेडियस जो है वो 2 गुना हो गया। तो अगर उसकी बात करें, रेडियस क्योंकि हमारा 2 गुना हो गया, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा g/4। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी g/4। डैश पृथ्वी के वायुमंडल को बनाए रखने में सहायता करता है। तो क्या है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को, वायुमंडल को बनाए रखने की सहायता करता है? तो वो है आपका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल। बिना इसके ना एटमॉस्फेयर होगा, ना हवा होगी ब्रीथेबल हवा, ठीक है, ना जीवन होगा। ठीक है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर पहुंचता है तब उसके शरीर का डैश, ठीक है, तो क्या होता है उसके शरीर में? अगर बात करें तो उसका वजन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, उसका वजन जो है वो कम हो जाता है, जबकि मास जो है वो अनचेंज रहता है। भार घट जाता है और द्रव्यमान जो है वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए कोई एस्ट्रोनॉट है, भारत पे वो धरती पर वो 60 किलो का है, तो चांद पर वो 10 किलो का रह जाएगा, पर उसका जो मास है वो 60 ही रहने वाला है। मास जो है वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है। अब यहाँ पे हमारी बात है एक, ठीक है, इस सवाल में देखिए, पृथ्वी का एक्सेलरेशन, जो पृथ्वी की सतह पर जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी वो जी है। ऐसे प्लैनेट का बताना है जिसका मास सेम है अर्थ से और जो रेडियस है वो आधा है। ठीक है, तो ऐसे केस में उसका जो एक्सेलरेशन है वो 4 गुना हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 4g। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग क्या है? ठीक है, तो पलायन वेग की अगर बात करें पृथ्वी की सतह पर क्या है, तो वो है आपका 11.2 मीटर पर सेकेंड। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सॉरी, मैंने मीटर पर सेकेंड कह दिया, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तेल के दीपक की बत्ती में तेल ऊपर किस कारण चढ़ता है? देखिए, तो किस कारण से तेल जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है? तो वो आपका चढ़ता है केशिक तो कैपिलरी एक्शन के कारण। पानी में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है उसका? ठीक है, पृष्ठ तनाव के साथ क्या होता है, अगर पानी में डिटर्जेंट मिलाते हैं तो डिटर्जेंट जो होता है वो उसके पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, सरफेस टेंशन को घटा देता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिक्रीज कर देता है। गिरती हुई वर्षा की बूंद गोलाकार आकार किस कारण प्राप्त करती है? तो गिरती हुई बूंद जो है वो जो है गोलाकार कारण इस सरफेस टेंशन के कारण प्राप्त करती है, पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार आकार प्राप्त करती है। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों फैल जाती है? वो इसलिए फैल जाती है क्योंकि पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो तेल से अधिक होता है, इस कारण से वो पानी पर फैल जाती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं क्लास में। बाय बाय।